टाइप क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, रेट को सेट करती है। और ये जो फिक्स्ड फ्लेक्सिबल है वो क्या होता है, डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्सेस। कर्व को आप इंक्रीज किया जा रहा है तो हमेशा वो कहाँ शिफ्ट होगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगी। राइट वर्ड दैट मीन्स आप यहाँ खड़े हैं। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, चैप्टर नंबर 11 है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, और इसके अंदर आपके 3 पॉइंट्स और हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइब्रिड का है, जिसे हम मैनेज्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। इन सब को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, एक्सचेंज का तो मतलब क्या है कि एक पर्सन है बायर, एक पर्सन है सेलर, जब दोनों एक दूसरे से सामान देते हैं लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सचेंज कहेंगे। एक्सचेंज करने से क्या होता है, मार्केट में हलचल आती है, डिमांड सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। फॉरेन की बात कर रही है तो दैट मीन्स विदेश की कंट्री के साथ हम क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। हम वैसे अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूं कि ये जो मिस्टर एक्स है, ये जो मिस्टर वाई है, क्या है, पहले नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, केस नंबर 1 कि हमारे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि दोनों पर्सन क्या है, इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये कौन है, मिस्टर एक्स जो क्या है, ये बायर है, मिस्टर वाई क्या है आपका, सेलर है जी। मिस्टर एक्स ने कुछ तो सामान खरीदा होगा, किससे, मिस्टर वाई से, फिर इसने मिस्टर एक्स ने क्या किया है, नॉर्मल सी बात है, पेमेंट करेगा। अगर आप भी, जैसे कि मेरे पास भी ये बुक रखी है, मैं जब इस बुक को खरीदने के लिए गई तो मैं बायर थी, जिससे मैंने बुक खरीदी है वो कौन था, सेलर था, ठीक है, शॉपकीपर जिसे हम कहेंगे। अब उसने मुझे बुक दी है, क्या उसने मुझे ऐसी बुक दे दी है, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं एक पेन खरीद के लेके आई हूँ, क्या उसने मुझे ऐसी पेन दे दिया है, नहीं ना, उसने मुझसे कुछ तो चार्ज किया होगा, कुछ तो पैसे लिए होंगे ना, राइट। तो वो जो क्या है, एक्सचेंज तो हो गया कि गुड्स इधर जा रही है, पेमेंट इधर जा रही है, गुड्स बायर के पास जा रही है, पेमेंट सेलर के पास जा रही है, ये तो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब फॉरेन का मतलब क्या है कि ये जो मान लीजिए बायर हो गया हमारे पास यूएसए कंट्री का, ठीक है, और जो सेलर है ये हो गया हमारे पास इंडिया की कंट्री का, हमारी कंट्री का, ठीक है। अब इंडिया वालों ने क्या किया है, इसको गुड्स को सर्विस प्रोवाइड की है, तो यूएसए वाले क्या करेंगे, हमें पेमेंट करेंगे। इज इट क्लियर। अब नॉर्मल सी बात है, हर कंट्री की करेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि ब्रिटिश की क्या है, पाउंड है, यूके की पाउंड है ना, और दुबई की क्या है, दिरहम है, इंडिया की क्या है, रुपीज़ है, पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ है, और जैसे कि हर कंट्री की क्या है, अलग अलग करेंसी है, और हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिफरेंट कंट्री के साथ उनका रेट फिक्स किया गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यूएसए का एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि हमने यूएसए का एग्जाम्पल लिया है तो यूएसए की करेंसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि अगर हमें एक डॉलर लेना है ना, अगर हमें $1 खरीदना है तो हमारे इंडिया की करेंसी की वैल्यू, इंडिया की करेंसी हमें 83 रुपये यूज़ होगी। मीन्स कि हमारी पॉकेट से 83 रुपये जाएंगे और हमारे पास उसके बदले में $1 आएगा। कहने का मतलब $1 किसके इक्वल है, 83 रुपीज़ के इक्वल है। देख पा रहे हो। इन केस मैं अगर बताऊं दुबई की, ठीक है, दुबई में क्या है, दिरहम है, जिसको हम AED से डिनोट करते हैं। अगर मैं कहूँ ना एक दिरहम लेना है तो वो कितने का है, 22 रुपीज़ का है। दैट मीन्स इंडिया की करेंसी का हमें 22 रुपये उनको देना पड़ेगा और उसके बदले में 1 दिरहम हमें मिलेगा। कहने का मतलब ये जो क्या है 83, ये क्या है 22, ये क्या मैं क्या बता रही हूँ, ये क्या है आपका रेट है कि $1 के बदले हमें 83 रुपये देने पड़ेंगे, एक दिरहम के बदले हमें 22 रुपीज़ देने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो कि जब भी हम यूएसए के साथ एक्सचेंज करेंगे, यूएसए के साथ ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पर एक वैल्यू डिसाइड है जिसके बेस पर उसकी पेमेंट की जाएगी। विदाउट वैल्यू, विदाउट एक लेवल सेट किए तो हम तो नहीं कर सकते पेमेंट, अदरवाइज दोनों कंट्री को नुकसान हो सकता है ना। तो हर एक कंट्री ने क्या कर रखा है, अपनी वैल्यूज़ को, अपने रेट्स को डिसाइड कर रखा है। अब यहाँ पर देखो, आपको भी पता है जो यूएसए है एक डेवलप्ड कंट्री है, दैट्स अ रीज़न कि इसकी करेंसी की वैल्यू हमारी करेंसी की वैल्यू से ज़्यादा है। हमारी इंडिया की करेंसी कैसी है, डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री है ना। तो ये हम इसके कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है, कम है।
समझ पा रहे हो? तो रेट का मतलब होता है वो रेट जिसके बेस पर हम क्या कर पा रहे हैं, पेमेंट कर पा रहे हैं। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है वो समझ में आ गया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, कि जब भी हम विदेश के साथ डील करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो एक पर्टिकुलर रेट डिसाइड किया जाता है, उस रेट के थ्रू हम क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं टाइप्स के ऊपर। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, सबसे पहला टाइप क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सेकेंड टाइप क्या है, एक्सचेंज रेट। थर्ड टाइप क्या है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। इज इट क्लियर? अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात की जाए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात की जाए, मैनेज एक्सचेंज रेट की बात की जाए, ये आए क्यों है? रीज़न होता है हर एक चीज़ का, कंसेप्ट का आने का। रीज़न क्या है कि अभी मैंने बताया कि 83, 22 ये कौन सेट करता है, गवर्नमेंट सेट करती है, या फिर मार्केट फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर दोनों के कम्बिनेशन से होता है, क्या होता है ये? फिर इन्हीं के बेस पर क्या हुआ है, एक कंसेप्ट जनरेट हुआ। सबसे पहला क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को हम समझेंगे, देन उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को समझते हैं। अब ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड है, दैट मीन्स इसके ऊपर किसी ना किसी का तो कंट्रोल मिलेगा। कौन कर रहा है इसको फिक्स? ऐसा रेट जो गवर्नमेंट सेट करती है, उस एक्सचेंज रेट को क्या कहेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है, अब गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड है कि वो अपनी कंट्री की करेंसी बढ़ाना चाहती है या अपनी कंट्री की करेंसी घटाना चाहती है। तो आप ये सोच रहे होंगे बढ़ाने घटाने का ऐसा पंगा क्यों आया, ये फंडा आया है तो क्यों आया? कुछ तो देखो, गवर्नमेंट कोई भी काम ऐसे नहीं करती, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। उस लॉजिक को भी मैं समझाऊंगी, 2 मिनट का वेट करो। अब देखो इसमें क्या बात की जाएगी, सबसे पहले जो रेट है गवर्नमेंट फिक्स करती है। दूसरे नंबर की बात कि फिक्स के कहने का मतलब या तो अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी या फिर हमारी करेंसी की वैल्यू घटेगी। अब बढ़ेगी घटेगी, इस पॉइंट को पहले समझते हैं, फिर इन रेट्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं ये कह रही हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है, टाटा सोल्ट की नमक की थैली देखिए, ये जो टाटा की नमक की थैली आती है ना, पहले क्या होती थी, एक नमक की जो थैली है वो कितने की आती थी, मैंने 15 की याद है जितना मुझे पता है। ठीक है, बट आज के टाइम में नमक की थैली की बात की जाए, वही सेम क्वांटिटी, वही सेम पॉइंट कितने में मिल रही है हमें, 25 पता नहीं 23 रुपीज़ में मिल रही है। तो किसका रेट बढ़ रहा है, नमक की थैली का रेट बढ़ रहा है। इसी तरह से हमारे कंट्री की करेंसी की भी ऐसे वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है। पहले एक यूएसए का डॉलर हमें 76 रुपये में मिल जाता था, मीन्स कि इंडिया के केवल हमें 76 रुपये यूज़ करके हम $1 को ले सकते थे। परंतु आज के टाइम में, अगर आज का डेट की बात बताऊं, अक्टूबर के अंदर $1 का हमारा 83 पॉइंट समथिंग चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये जो 83 हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं, ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ा करने में आसान हो जाए। अब ये देखो, पहले इंडिया की करेंसी केवल 76 यूज होती थी पर्टिकुलर $1 को खरीदने में, बट आज वही $1 खरीदने में हमारी करेंसी कितनी यूज हो रही है, 83 यूज हो रही है। दैट मीन्स दूसरे कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। यही तो बताना है हमें। 2 प्रोस्पेक्टिव्स देखने हैं। सबसे पहले हमें अपने प्रोस्पेक्टिव से देखना है, दैट मीन्स हमारी होम कंट्री के प्रोस्पेक्टिव से देखना है, होम कंट्री की जो करेंसी है वो बढ़ रही है या घट रही है। फिर हम इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, फॉरेन कंट्री की करेंसी के वैल्यू में देखेंगे। इज इट क्लियर? अब इस केस में हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, बताइए। हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इसको हम बोल सकते हैं कम हो रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है, मैंने कहा कि पहले हमें $1
76 रुपये में मिल रहा था, अब वही $1 मैं कह रही हूँ मुझे 70 रुपये में मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, पहले हमारी पॉकेट में से 76 रुपये जा रहे थे वही सेम $1 लेने के लिए, अब वही $1 हमें 70 रुपये में मिल रहा है। दैट मीन्स हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ गई है। तो जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या आ रही है, बढ़ रही है, तो दैट इट्स नॉर्मल कि दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, ये समझ में आ गया। तो इस केस में इसे क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू, एंड इस केस में क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब यहां पर सेम एक और वर्ड आ जाता है कि डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, सेम एज इट इज मतलब है। डीवैल्यूएशन का मतलब कि करेंसी की वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होना, रीवैल्यूएशन का मतलब करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होना। अब आपके दिमाग में, आपको सबको पता है कि जब भी दो वर्ड आते हैं तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होता है, तभी तो दो वर्ड आए, है ना। अब डेप्रिसिएशन का मतलब भी घटना होता है, डीवैल्यूएशन का मतलब भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होना होता है। तो इनमें फ़र्क क्या भाई, हम एक ही यूज़ ना कर ले, है ना। बट फ़र्क क्या है कि मैंने अभी आपको बताया कि इस हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, रेट को सेट करती है। और ये जो फिक्स्ड फ्लेक्सिबल है वो क्या होता है, डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्सेस। अब मार्केट फोर्सेस क्या होता है बच्चे, मार्केट फोर्सेस होती है मैम डिमांड और सप्लाई। वो प्राइस जो डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस होती है, इसमें किसी भी तरह का गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर यही बात कहती हूं कि जब हमारे पास मार्केट फोर्सेस का रोल होता है, दैट मीन्स गवर्नमेंट का किसी भी तरह का रोल नहीं होता है। कहने का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर हम कहेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहेंगे। उस केस में हम उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। जब गवर्नमेंट जानबूझकर अपनी कंट्री की करेंसी गिराती है या फिर अपनी कंट्री की करेंसी को ऊपर लेके जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, डीवैल्यूएशन एंड द रीवैल्यूएशन। और ये किस में यूज होता है, फिक्स्ड में होता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, रीजन बताती हूँ। अभी हम करिए, समझ में आ गया, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, फ्लेक्सिबल एंड एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन की बात की जाए तो डिवैल्यूएशन के अंदर क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात कर रहे थे ना भाई। अब हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट में मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट अपने रेट खुद डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू देयर इज अ पॉइंट या फिर टारगेट वैल्यू के हिसाब से। अभी देखो, अब यहाँ पर मैंने बोला कि एक तो होता है डीवैल्यूएशन का कंसेप्ट इसके अंदर, एक होता है रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट, राइट। डीवैल्यूएशन में क्या होता है कि जो होम कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो कम होती है, तो इट्स नॉर्मल कि जो फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब मैं ये कह रही हूँ कि दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो उस केस में होम कंट्री वाले जो लोग हैं, आप सभी होम कंट्री के प्रोड्यूसर हैं, जिसकी मार्केट में जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, बढ़िया गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे या फिर फॉरेन कंट्री में से इंपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेटा जी सेल करना कुछ भी गुड्स को, इंपोर्ट का मतलब होता है कि बेटा जी बाय करना, ठीक है ना। अब आप सेल और बाय कैसे करेंगे,
अगर आपने सेल किया तो आपको क्या मिलने वाले है, पेमेंट रिसीव्ड होगी। ठीक है, अगर आपने किसी भी गुड्स को बाय किया किसी फॉरेन कंट्री से तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करेगी। अब मैंने कहा है कि आपकी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू गिर गई है और दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, तो इस केस में आपका फायदा किस में है, सेल करने में फायदा है या फिर बाय करने में फायदा है। इट्स नॉर्मल कि आप दूसरी कंट्री को क्या करोगे, सेल करोगे, क्योंकि अगर आपने उसको सेल किया तो ये क्या करेगी, पेमेंट करेगी, और पेमेंट करेगी जब उनकी वैल्यू की करेंसी की वैल्यू बढ़ी हुई है तो हमारी पास फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन रिजर्व जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, दूसरे कंट्री से हमें पेमेंट रिसीव होती है और हमारा जो रिजर्व है फॉरेन रिजर्व जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसका बहुत ज़्यादा सरकार को बेनिफिट्स होता है कि इन केस आगे जाके वो किसी अदर कंट्री से परचेज करे तो उस रिजर्व को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब डीवैल्यूएशंस करने का मेन मोटिव यही होता है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे तो इट्स नॉर्मल कि जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, दूसरी कंट्री के अंदर भी वैल्यू होनी शुरू हो जाएगी, दूसरी कंट्री के अंदर भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, हमारी कंट्री के प्रोड्यूसर की नाम होने जाएगा। जब हम कहीं वहाँ पे जाएंगे ना, देखो इंडिया की कंपनी है ये, ऐसे ही कहेंगे। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर सेल कर रहे हैं और उसके बदले में हमें पेमेंट रिसीव होगी। यही मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट जानबूझकर अपने करेंसी की वैल्यू क्या कर दी है, डिक्रीज करती है। दैट्स अ रीज़न कि एक्सपोर्ट हमारा प्रमोट करे। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट आ जाता है हमारे पास रीवैल्यूएशन का केस। रीवैल्यूएशन के अंदर बच्चे जी क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास जो होम कंट्री होती है उसकी वैल्यू तो इंक्रीज होती है करेंसी की, और जो फॉरेन कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, इसके जस्ट अपोजिट डिक्रीज हो जाती है। अब इस केस में बताओ कि आप एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे। आंसर आ गया ना माइंड में, यही बात बताने, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में हम सेल करते हैं, इंपोर्ट में क्या करते हैं, हम बाय करते हैं। सेल करेंगे तो दैट मीन्स हमें कोई ना कोई चीज़ क्या होने वाली है, पेमेंट रिसीव होने वाली है। बाय करेंगे तो क्या होगा, हमें पेमेंट करनी है। अब मैं ये कह रही हूँ कि दूसरी कंट्री की क्या करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, मीन्स कि हमारी कंट्री की करेंसी बढ़ रही है। इट्स नॉर्मल। ठीक है जी, जब दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम होगी तो हम खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। सबका आंसर आई होप इंपोर्ट ही होगा। क्यों कि जब मैं दूसरी कंट्री से सामान मंगवाऊंगी मेरे को सस्ता पड़ेगा, तो नॉर्मल सी बात है मुझे क्या करनी पड़ेगी, कम पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। ये मेरे को गुड्स देगी और मैं इसे पेमेंट करूंगी, क्योंकि अब इसकी वैल्यू कम है तो मुझे पेमेंट भी कम पैसों का, हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो भी क्या होने वाली है, कम यूज़ होने वाली है। अब वही बात आ जाती है, एक तो मैं सामान दूं आपको 17 रुपये का, वही दूसरी कंट्री आपको दे 25 रुपये का, तो आप किससे खरीदेंगे, जिसकी वैल्यू कम है आप उससे खरीदेंगे। तो वही बात है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हुई तो हमने उससे सामान बाय किया है, फिर हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे इंपोर्ट को प्रमोट किया गया है, ठीक है, और जो यहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ था फिर यहाँ पे इंपोर्ट में यूज़ करेंगे। यही कारण है डीवैल्यूएशन भी किया जाता है कंट्री के अंदर बैलेंस इक्विलिब्रियम पॉइंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं किसको इंक्रीज डिक्रीज कर रही हूँ, सबको पता लग गया होगा कि मैं यहाँ पर रेट को इंक्रीज डिक्रीज कर रही हूँ। चलो मैं ग्राफ प्लॉट करके और दिखाती हूँ डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का। ठीक है, इससे ग्राफ प्लॉट करने से पहले मैं आपको डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का रिलेशन और बताना चाहूँगी, तभी आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ हमें एक छोटी छोटी चीज़ हमें उसको एक्सप्लेन करके दिखानी है। सबसे पहले हम डिमांड और सप्लाई को देखेंगे कि रेट के साथ इनका कैसा रिलेशनशिप है, इसकी रेट के बढ़ने और कम होने से सप्लाई में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब मैं कह रही हूँ कि आपको
क्या ले इसमें एग्जांपल, जैसे कि लग्जरी वॉच होती है, ठीक है, रोलेक्स की वॉच होती है, वैसे बहुत महंगी आती है, बट हम छोटा सा एग्जांपल ले, चलो एग्जांपल ही चेंज करते हैं, कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो चलो 1 किलो जो सेब है, एप्पल का एग्जांपल लिया मैंने, एप्पल, ठीक है, 1 किलो एप्पल क्या है, आपको 100 रुपये किलो मिल रहे हैं, 100 रुपये किलो मिल रहे हैं, ठीक है। अगर वही सेब आपको 2 किलो सेब आपको 100 रुपये में मिले, दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि 1 किलो सेब आपके 50 रुपये के हो गए। एक सेकेंड, कहने का मतलब ये भी मिटाना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट को। अब चलते हैं कि पहले जो रेट था 1 किलो सेब का वो 100 रुपये था, फिर कुछ टाइम के बाद शाम होते होते क्या होता है, 1 किलो सेब का रेट क्या हो जाता है, 50 रुपये हो जाते हैं। तो आप ये देखो कि आपके पास जब 100 रुपये होते हैं तो आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं। मैं कह रही हूँ कि आपके पास 150 रुपये हैं या फिर 200 रुपये हैं, 100 रुपये का आपको कुछ सब्जियां खरीदनी है और तो आपके पास बचे हैं 100 रुपये, तो उस 100 रुपये में आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो, 1 kg। और वहीं आपके पास अगर 50 रुपये किलो अगर सेब दिया जाए, जिसकी प्राइस कम हो गया है, रेट कम हो गया है, तो यहाँ पे आप कितनी केजी खरीद सकते हो, 2 kg। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, यहाँ पे तो आ गई है क्वांटिटी, ये होगी है एक्स एक्सिस, ये हो गया बेटा जी वाई एक्सिस, ये हो गया रेट, ठीक है। मैंने कहा ये हो गया क्वांटिटी 1, 2, 50 रुपये किलो और 100 रुपये किलो। मैंने कहा जब रेट आपका 50 रुपये किलो था तो आपने कितने खरीदी क्वांटिटी, 2 किलो खरीदी है, तो आपकी जो डिमांड पॉइंट आपका यहाँ पे है। मैंने कहा कि 100 रुपये से बढ़ के 50 रुपये से बढ़ के क्या हो गया है, रेट 100 हो गया है, या फिर इसका अपोजिट कर सकते हैं, पॉइंट रिलेशन दोनों का सेम ही दिखाएगा ये। तो आपने क्या किया, 1 किलो खरीद लिया, है ना। तो कहने का मतलब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होके 100 पे गया तो डिमांड भी डिक्रीज होके इस वाले पॉइंट पे आ गई, 2 से 1 किलो पे आ जाओगे आप, है ना। तो क्या है, डिमांड करो कैसी जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, पॉइंट से पॉइंट मैच होगा बेटा जी, ठीक है। तो कहने का मतलब जो रेट का डिमांड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। कहने का मतलब अगर रेट बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, रेट घट रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये रिलेशन आपको समझ में आ गया जी। चलो जी, अब बात करते हैं इसी तरह सप्लाई की बात। सप्लाई में मैं कह रही हूँ कि रेट जो क्या था 50 रुपये था, तो आपने क्या किया, प्रोड्यूस किया ओनली एंड ओनली 70 क्वांटिटी, ठीक है। जब इसका रेट 100 रुपये हो गया तो आपने प्रोड्यूस किया 150 क्वांटिटी। तो अगर मैं इसका ग्राफ को प्लॉट करके दिखाऊं, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, देखो प्लॉट करो। अब ठीक है, तो आपका प्लॉट कैसे होगा, ग्राफ देखो, प्लॉट आपका इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा। कहने का मतलब जो रेट का सप्लाई के साथ रिलेशनशिप है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, रेट डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ पा रहे हो, ठीक है जी। डिमांड के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है, सप्लाई के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब मैं दोनों को कंबाइन करके अगर बनाऊं, अब याद रखना जब भी मैं ये कहूँ कि डिमांड कर्व प्लॉट करो तो डिमांड कर्व बेटा जी नीचे की ओर आएगी, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। अगर मैं कहूँ कि सप्लाई कर्व प्लॉट करो तो ये होता है ऊपर की ओर। इज इट क्लियर। और यहाँ पे क्या है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि जहाँ पर हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। और ये क्या होता है, रेट, जिसकी जो इक्विलिब्रियम रेट होता है जहाँ पर दोनों चीज़ इक्वल होती है। अब मैं लेके चल रही हूँ कि मेरा यहाँ पे आ गया 50, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है जो मुझे क्वांटिटी और सप्लाई और डिमांड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी है।
अब जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होगी तो इट्स नॉर्मल कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे ना। तो चलो, मैंने कहा कि अपनी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो इट्स नॉर्मल कि दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैंने इसको 50 से 80 ले गई, ये पॉइंट आर था, ये R1 हो गया। तो अपना प्लॉट देखो डिमांड पे यहाँ टच कर रही है और जो सप्लाई है वो यहाँ टच कर रही है। क्या आपको नज़र आ रहा है कि आपकी डिमांड पहले के कंपैरिजन में वो कम हो गई है और आप क्या करने लग रहे हो, सप्लाई आपकी ज़्यादा करने लग गए हो। कैसे पता चला, देखो सप्लाई आपकी ये वाली पॉइंट था, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट से आप इसकी ओर मूव हो चुके हो, इस तरफ आपकी सप्लाई अब ज़्यादा है और डिमांड क्या हो चुकी है, इस तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तो कहने का मतलब डिमांड केवल इतनी रह चुकी है और सप्लाई आपकी इतनी सारी है। तो मैं ये लिख सकती हूँ डिमांड इज लेस देन योर सप्लाई। तो ये क्या हो रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो ये क्या है, डीवैल्यूएशन हो रहा है। और डीवैल्यूएशन के केस में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं एज कंपेयर टू योर इम्पोर्ट। जी समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरी बात क्या है, गवर्नमेंट ने जानबूझकर अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या किया है, अपनी करेंसी की वैल्यू कम की है। तो इट्स नॉर्मल कि क्या हो रहा है, यहाँ पर डीवैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा किससे लीड किया जा रहा है, सप्लाई के साथ लीड किया जा रहा है, जिसके कारण डिमांड इज लेस देन योर सप्लाई होता है। समझ में आ गया, ठीक है जी। इसके जस्ट सेम थिंग यहाँ पर इसी में चलते हैं। पेन जो कलर है जो पेन का वो अलग कर लेते हैं। हम कर लेते हैं येलो। ठीक है जी। अब मैंने कहा कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, अपनी करेंसी की वैल्यू जो क्या है वो बढ़ाना चाहती है। तो नॉर्मल सी बात है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इन्होंने क्या किया, इस करेंसी को यहाँ पर 50 से 30 ले आए हैं। जब R2 पे आएंगे तो हमारा प्लॉट कहाँ होगा, ये यहाँ होगा और दूसरा पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको, ये यहाँ होगा। अब आपको ये वाली लाइन कौन सी बचे, ये देखो ये कौन सी है, सप्लाई है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सप्लाई है और यहाँ पर क्या है, डिमांड है। अब की कौन सी चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है, ये तो हो गई है सप्लाई और ये हो गई है आपकी डिमांड। तो कहने का मतलब इस केस में डिमांड ज़्यादा है एज कंपेयर टू योर सप्लाई। और डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए वो करेंसी क्या है, चीपेस्ट पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। तो वहाँ से क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का था। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आपकी बुक के अंदर एज इट इज दिया हुआ है। ओके, अब हम बढ़ते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के ऊपर। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी एज इट इज है, बट फर्क बस इतना है, यहाँ पर तो गवर्नमेंट रेट को इंक्रीज डिक्रीज अपने टारगेट के हिसाब से कर रही थी। ठीक है, बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि आपको अपनी करेंसी की वैल्यू, एक सेकंड बचे, यस, आप अपनी करेंसी की वैल्यू खुद डिसाइड नहीं करते। कैसे डिसाइड होती है, डिपेंड अपॉन देयर मार्केट फोर्सेस। अगर आप मेरे साथ साथ भी बोलेंगे ना आपको जल्दी याद हो जाएगा। याद समझने की बात है, ये रट्टा मारने की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट फोर्सेस की बात की जा रही है। मीन्स कि यहाँ पे या तो डिमांड बढ़ेगी या फिर डिमांड कम होगी, या फिर सप्लाई बढ़ेगी या फिर सप्लाई कम होगी। फिर उसका इम्पैक्ट हम क्या कहाँ पर देखेंगे, रेट पर देखेंगे। क्या देखेंगे, दोनों का इम्पैक्ट हम
रेट पे देखेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि रेट के इंक्रीज डिक्रीज होने से, देखो मैंने रेट बढ़ाया घटाया था, उसका इम्पैक्ट हमने डिमांड पे देखा था। रेट को बढ़ाया घटाया था तो हमने क्या देखा, सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट देखा। बट अब हम क्या कर रहे हैं, इसका अपोजिट कर रहे हैं। अपोजिट क्या कर रहे हैं, डिमांड को घटा बढ़ा रहे हैं, उसका रेट पे उसका फर्क क्या है, रेट पे देख रहे हैं। ठीक है, इतना देर पढ़ा के तो मेरे भी वर्ड आगे पीछे हो गए हैं। चलो जी समझते हैं। अब मैंने आपको समझाया कि जो डिमांड कर्व किया नेचर कैसा होता है बेटा जी, आप सबने बताया मैम डिमांड कर्व का नेचर ऐसा होता है। सप्लाई का कैसा होता है मैम, सप्लाई का अपवर्ड होता है। बीच में क्या होता है जी, साथ साथ बोलो, बीच में होता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जो रेट बिल्कुल इधर साइड जो आपको वाई एक्सिस पे नजर आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ये क्या है आपका, ये है जी आपकी सप्लाई एंड डिमांड का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ओ, ये है वाई एक्सिस। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है, फिर एक्सप्लेनेशन भी दिखानी है कि इस पॉइंट पे हमने ये प्लॉट किया, इस पॉइंट पे हमने ये प्लॉट किया है। ओके, समझ पा रहे हैं। चलो अब यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि डिमांड मैंने एक पॉइंट में क्या किया, मैंने इसको बढ़ाया है, एक पॉइंट में क्या किया, मैंने इसको डिक्रीज किया है। ठीक है, दोनों पॉइंट लेके चलते हैं। एक बार मैंने इसको इंक्रीज किया है, दूसरी बार हम इसको डिक्रीज करेंगे, फिर इसका इम्पैक्ट हम क्या कहाँ देखेंगे, रेट पे इम्पैक्ट करेंगे। जब मैं ये कह रही हूँ कि डिमांड बढ़ानी है, तो डिमांड बढ़ानी है तो मीन्स कि जब भी ये बात देखो याद रखना, जब भी आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई भी स्लोप, कोई भी कर्व को आप इंक्रीज किया जा रहा है, तो हमेशा वो कहाँ शिफ्ट होगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगी। राइट वर्ड दैट मीन्स आप यहाँ खड़े हैं, अब आप ऐसे खड़े हैं तो आपका राइट हैंड कौन सा, जैसे मेरा राइट हैंड ये है। ठीक है, आप स्क्रीन में अपोजिट दिख रहा होगा, तो आपको देखो आप अपने यहाँ खड़े हैं, तो इसका राइट हैंड क्या है, ये वाला है। तो दैट मीन्स मेरा जो स्लोप है कहाँ, किसकी ओर बढ़ने वाला है, स्केल के साथ बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स मेरा कर्व इधर साइड मूव हो गया, और इधर साइड मूव होने के कारण मीन्स कि राइटवर्ड मूव होने के कारण डिमांड मैंने बढ़ाई, तो वो क्या हो रही है, मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1 है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, जिसके कारण मेरा रेट कहाँ पर आएगा, बताओ बच्चा जी, यहाँ पर आएगा। कहने का मतलब R1 से लेकर R से लेकर R1 के ऊपर मेरा रेट आ गया है, कि डिमांड बढ़ने से रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहने का मतलब पहले अगर 50 थी तो अब रेट भी 80 हो गया है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट मैं कह रही हूँ कि मुझे डिमांड बढ़ानी नहीं है, मुझे डिमांड कम करनी है। अब डिमांड जब भी कम होती है, डिमांड इसमें तो क्या था, ज़्यादा थी, इसमें कम थी, इसको वापस ग्रीन पेन से लिखेंगे। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि डिमांड जब कम होती है तो हमेशा वो किसकी ओर शिफ्ट होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। अब डिमांड अब कम हो रही है तो मेरा लेफ्ट वर्ड ये है बच्चे। ठीक है, ये वाला है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, इधर साइड शिफ्ट होने वाली हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इधर साइड शिफ्ट हुई तो मेरा जो डिमांड, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये वाला बन गया, E2 बन गया है, जिसके कारण रेट भी हमारे पास नज़र आ गया बिल्कुल सामने वाला R2। दैट मीन्स हम इसको मान लेते 30, कुछ भी मान लीजिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब अगर डिमांड मैंने कम की तो मेरी रेट भी कम हो गई है। इस केस में क्या नज़र आ रहा है, इनका नेगेटिव या फिर हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके जी, समझ में आ रहा। कहने का मतलब कि डिमांड बढ़ रही है घट रही है, तो मीन्स की मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड की बात कर रहे हैं। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है कि हम फ्लेक्सिबल रेट के बारे में बात कर रहे हैं, कि डिमांड के बढ़ने से, डिमांड के कम होने से हमारे रेट के ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव होता है। बट जब हमने फिक्स्ड की बात की तो यहाँ पर सॉरी नेगेटिव नहीं बेटा जी, यहाँ पे पॉजिटिव, एक सेकेंड राइट, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सॉरी मुझे दिख गया, आपने सही हुआ, आप सभी ने ऐसे बता दिया करो। ठीक है, ये होती है अवेयरनेस एंड अलर्टनेस कि आप मेरी बातें को ध्यान से सुन रहे हैं। गुड, चलो अब दोबारा से एक बार और रिपीट करती हूँ। क्या है कि डिमांड बढ़ रही है तो हमने देखा कि रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
डिमांड कम हो रही है तो रेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब हमने डिमांड का इम्पैक्ट हमने किसकी ओर देखा, रेट की ओर देखा, बट पहले वाले केस में क्या देखा था कि रेट का इम्पैक्ट इसकी ओर देखा था। जब ऐसा हो तब तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि रेट किसके हाथ में है बच्चे, रेट आपके गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट जब चाहे उसको ऊपर नीचे कर सकती है। जब गवर्नमेंट रेट ऊपर नीचे कर रही है तो उस केस में तो डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन, अगर डिमांड ऊपर नीचे हो रही है फिर रेट के ऊपर इंपैक्ट देखा जा रहा है तो उसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? अब इस ग्राफ को देखो, फिर हम सप्लाई का भी करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर। अब सप्लाई की बात करते हैं, चलो सप्लाई का नेचर और देखते हैं। ये था हमारे पास डिमांड का, अब देखते हैं सप्लाई। सप्लाई बेटा जी ऊपर की ओर होती है। ओहो, ये इतना आपको स्केल के साथ दोनों अच्छी तरह से बनाने, ठीक है। अभी सप्लाई डिमांड, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहाँ से ये आ गया रेट आर, ये है वाई एक्सिस। इतना तो अब सबको समझ में आ गया कि इतना तो हमें प्लॉट करना ही करना है, ठीक है। आ जाओ जी, अब आप खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे को सप्लाई बढ़ानी है। अब मैंने क्या बताया कि जब भी सप्लाई बढ़ेगी, कोई भी कर्व बढ़ रही है, कोई भी किसी भी चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो वो बढ़ाएंगे तो हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट होती है, ठीक है। अब इस साइड देखो, ये इस तरफ ये वाली डिमांड थी तो इस साइड हमारा राइट वर्ड ये हो गया। अब सप्लाई हमारे पास ये है तो इस साइड हम राइट वर्ड हमारे पास ये हो गया, मेरा ये राइट वर्ड है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे सप्लाई बढ़ानी है, सप्लाई बढ़ेगी तो ये किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया, राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया, जिसके कारण मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ ये E1 है, ठीक है। E1 के आने के कारण मेरा रेट भी क्या हो रहा है, अलग शो नज़र आ रहा है। चल जा भाई, ठीक है। ये R1 आ गया। कहने का मतलब अगर पहले 50 रुपये था, सप्लाई को कम करने से, सॉरी सप्लाई को बढ़ाने से ये इस तरफ राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है, तो दैट मीन्स हमारी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। सप्लाई के बढ़ाने से क्या आपको नज़र आ रहा है, रेट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 50 से 30 आ गया, है ना। और इसी के जस्ट अपोजिट मैं कहूँ कि मैंने सप्लाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, कम कर दिया है। और जब मैं कम करती हूँ तो मेरा क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। लेफ्ट वर्ड इसका क्या है बेटा जी, ये वाला है। जैसे इसका लेफ्ट वर्ड कौन सा था, ये वाला था। देखो मैंने लेफ्ट वर्ड वाले पॉइंट को येलो से रिप्रेजेंट किया है, राइट वर्ड वालों को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया। राइट वर्ड क्या है, डिमांड और सप्लाई को बढ़ा रखा है। लेफ्ट वर्ड क्या है, डिमांड और सप्लाई को कम किया है, जिसका इम्पैक्ट मैं रेट पे देख रही हूँ। मैंने कहा कि मेरी सप्लाई क्या करनी है, मुझे कम करनी है, तो मैंने इधर साइड लिया है, तो मेरा S2 यहाँ पे आ गया, ये S1 है, ये नॉर्मल S है ना। तो देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आ गए, E2, और इसको करेंगे यहाँ पर प्लॉट, तो आप देख पा रहे हैं कि रेट भी क्या हो गया है, बढ़ गया। इसको मान लेते हैं 80। कि कहने का मतलब जब सप्लाई कम हो रही है तो रेट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या आपको इसमें बातें समझ में आ गई? जो मेन बातें थी मैं उसको दोबारा से फिर बता देती हूँ कि जब गवर्नमेंट रेट को डिसाइड करती है, गवर्नमेंट रेट को सेट करती है, तो वो क्या है, रेट को गवर्नमेंट सेट कर रही है तो वो क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात की जा रही है। जब रेट को एक्सचेंज बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, इसकी रेट में चेंज करने से हम इम्पैक्ट देख रहे हैं किस किस के बीच में, डिमांड और आपकी सप्लाई के बीच में। एक तो आपका ये कंसेप्ट है, एक ये कंसेप्ट है कि डिमांड और सप्लाई के अंदर चेंज आने से रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है।
अब मैंने ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि एक बार रेट का फ़र्क मैं डिमांड के साथ रिलेट करूँगी, एक बार रेट का फ़र्क मैं आपको सप्लाई के साथ करूँगी। जब रेट के अंदर चेंज आ रहा है तो दैट मीन्स गवर्नमेंट उस चीज़ को चेंज कर रही है। दैट मीन्स ये कौन सी फिक्स्ड एक्सचेंज है, ये कौन सी एक्सचेंज रेट है, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। जब डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आ रहा है दैट मीन्स ये किसके ऊपर बेस्ड कर रही है, मार्केट फोर्सेस की बात की जा रही है। मार्केट फोर्सेस कौन सी एक्सचेंज रेट होती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर देखो, रेट के बढ़ने घटने से फिक्स्ड एक्सचेंज के अंदर आपका यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप था, बट सप्लाई के साथ यहाँ पर इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप था। बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जब मैंने डिमांड को बढ़ाया तो रेट के साथ यहाँ पर इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप था और सप्लाई के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप था। ये है आपके पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन मैंने आपको विद हेल्प और विद ग्राफ, ये देखो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक और मैं इसके अंदर पॉइंट बता, क्योंकि यहाँ पे ना डिफरेंस बहुत आते हैं फिक्स और एक्सचेंज रेट में, फिक्स एक्सचेंज रेट में और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। पहला डिफरेंस तो यही हो गया, इसके अंदर आप 4 डिफरेंस कर सकते हो अपने बेस पे, ठीक है। दूसरा क्या है, जब रेट के अंदर एक्सचेंज चेंज करते हैं उसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। और इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो उसे हम डी वैल्यूएशन कहते हैं, और हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे हम री वैल्यूएशन कहते हैं। बट इन केस सेम पॉइंट में अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे, और अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन कहेंगे। इज इट क्लियर, सबको बात क्लियर है। यहाँ पर आपके दोनों टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं, ये वाला भी हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है। इनके नोट्स हैं अभी, ठीक है, ये नोट्स बनाए हुए आप मैं इनको भी दिखाऊंगी। पहले हम समझते हैं सारे चैप्टर को। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ रेट, ठीक है। यहाँ पर फिक्स्ड प्लस फ्लेक्सिबल दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। इज इट क्लियर। चलो, यहाँ पे डेफिनेशन हो गई है, एग्जाम्पल्स हो गए हैं, कंपोनेंट हो गया। देखो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का पॉइंट हो चुका है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नज़र आ रहा है ये स्टार स्टार डबल स्टार 101% कुछ भी लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन होता है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है, सारा रीज़न मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिक्स फ्लेक्सिबल मैनेज हो चुका है, इनको मैंने समझा दिया है। गोल्डन एंड स्टैंडर्ड रूल आप अगर आप करना चाहें तो कर लो, क्योंकि मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, ये सारा ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया मैंने। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो मैंने बोल के तुम्हें बताया ना, ये सभी एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिवैल्यूएशन एप्रिसिएशन के बीच में डिफरेंस आ गया है। अब यहाँ पर ये दिखा दिया कि डिमांड फॉरेन एक्सचेंज के बीच में क्या फ़र्क है। ये देखो एग्जाम के टाइम पे क्विक रिवीजन के बेस पे मैंने एक सिंगल वीडियो बनाई है, अदरवाइज इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं अलग, जिसके अंदर मैंने केवल और फिक्स्ड एक्सचेंज समझाया विद ये सारे पॉइंट्स बताए हैं। हमने उस टाइम नोट्स के साथ भी किए थे। अगर आप डीपली अंडरस्टैंड और इनको भी नोट्स को भी साथ साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखो डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड होता है, ठीक है, सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड होता है। ये जो मैंने आपको कर करके बताया ना वही बात बताई है। ये देखो डिमांड जब ज़्यादा होता है दैट मीन्स क्या होती है, एक्सेस डिमांड की बात करते हैं। सप्लाई अगर जब ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्या होती है, एक्सेस सप्लाई होती है, उस जहाँ पर नो एक्सचेंज रेट। ये सब बातें हो चुकी हैं। ये देखो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप आपको ये जो चैप्टर है बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको समझ में आ गया है चैप्टर तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ विद। किसी भी चीज़ को हम याद नहीं करेंगे, हर चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। बी हैप्पी एंड बी हेल्थी, ओके। अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि विदाउट सेहत आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते।
सो ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।